तो प्यारे बच्चों, हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चंस में और लेना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स A and B आर गामा 1 एंड गामा 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। अच्छा, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। आगे उसने बोला है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वेसल A इज़ अल्फ़ा, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल B इज़। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमको दो वेसल्स दिए हैं, एक है वेसल A और दूसरा है वेसल B। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो एक है हमारा वेसल A, ये मान लीजिए वेसल A है, और दूसरा है हमारा वेसल B। ठीक है, ये है मान लीजिए हमारा वेसल B। आगे बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स। यानी वेसल तो अलग अलग हैं लेकिन लिक्विड एक ही है। एक ही लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, तो मान लीजिए पानी को पहले वेसल ए में लिया, फिर उसी पानी को वेसल बी में लिया, तो लिक्विड इज सेम, मतलब जो लिक्विड यहाँ है वही लिक्विड यहाँ है, बस वेसल अलग अलग है। तो वेसल ए में जो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन है, गामा एपरेंट जो है, उसी को गामा 1 बोला गया है वेसल ए के अंदर में, और वेसल बी के अंदर में जो गामा एपरेंट है उसी को गामा 2 बोला गया है। क्योंकि हीट करने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे एपरेंट एक्सपेंशन होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ एपरेंट एक्सपेंशन होगा, तो उनको गामा 1 गामा 2 बोला गया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसने बोला है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल ए इज़ अल्फ़ा, जो वेसल ए है इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा 1 को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, तो हमें अल्फ़ा 2 का पता लगाना है, यानी वेसल बी के कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का पता लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, गामा रियल इज इक्वल टू गामा वेसल प्लस गामा एपरेंट। इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं गामा एपरेंट को लिखता हूँ गामा रियल माइनस गामा वेसल। तो मैं लिख रहा हूँ कि जो गामा एपरेंट है, गामा एपरेंट इज़ नथिंग बट गामा रियल माइनस गामा वेसल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गामा रियल है, याद रखिए कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और जो गामा वेसल है वो वेसल की यानी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेसल तो सॉलिड से बना है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गामा रियल लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और किसी भी एक गिवन लिक्विड के लिए गामा रियल की वैल्यू फिक्स होती है ना। सिमिलरली गामा वेसल वेसल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है कि वेसल जो है वो किस सॉलिड से बना हुआ है। वेसल कॉपर का बना हुआ है, या वेसल एल्युमिनियम का बना हुआ है, या वेसल स्टील का बना हुआ है, किसका बना हुआ है वो वेसल, उस मटेरियल पे ये गामा वेसल डिपेंड करता है। और ये गामा रियल किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे, कि कौन सा लिक्विड हमने लिया है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में लिक्विड सेम है। लिक्विड सेम है मतलब कौन सेम है, गामा रियल। गामा रियल इज सेम फॉर बोथ द केसेस, यानी गामा रियल कांस्टेंट है हमारा। सेम बोलिए, कांस्टेंट बोलिए, बात एक ही है। व्हाट अबाउट गामा वेसल, क्या ये सेम है दोनों केस में? नहीं। पहले केस में कोई अलग वेसल यूज़ किया गया है और दूसरे केस में कोई अलग वेसल यूज़ किया गया है। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बोला है, देखिए ना, व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स। तो गामा वेसल इज़ नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी, है ना। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमें एक बात और ये पता है कि अगर गामा वेसल की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगी, तो गामा एपरेंट की वैल्यू भी अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए देखिए, पहले केस में जो गामा एपरेंट था वो गामा 1 था, और दूसरे केस में जो गामा एपरेंट है वो गामा 2 है। ऐसा अलग अलग गामा एपरेंट की वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं, क्योंकि गामा वेसल की वैल्यू अलग अलग है दोनों केस में, इसीलिए गामा एपरेंट की वैल्यू अलग अलग है। ये तो सेम है,
तो क्योंकि ये डिफरेंट है इसीलिए ये डिफरेंट है दोनों केसेस में। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि जो गामा एपरेंट हमारा होता है उसको हम ऐसे तो लिखते ही हैं गामा रियल माइनस गामा वेसल। तो गामा वेसल को हम क्या लिखते हैं, गामा वेसल को हम लिखते हैं 3 टाइम्स अल्फ़ा वेसल। हाँ जी, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉलिड्स के लिए। सॉलिड्स के लिए ये रिलेशनशिप ट्रू है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं है ना। ये आपको बता चुका हूँ मैं, सॉलिड्स के अंदर में ये बताया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए डियर स्टूडेंट्स। और यही फार्मूला जो है, इसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ जो गामा रियल है हमारा, वो गामा रियल को मैं लिख रहा हूँ गामा एपरेंट प्लस, इसको उधर भेज दिया तो प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा वेसल। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम में। गामा रियल इज़ गामा एपरेंट प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा वेसल। तो आइए गामा रियल हम लिख रहे हैं पहले केस में, जो हमारा गामा रियल है तो मैं लिख रहा हूँ गामा रियल पहले केस में, पहले वेसल के केस में वो होगा गामा एपरेंट प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा वेसल। तो पहले केस में जो केस ए में जो अल्फ़ा वेसल है वो तो अल्फ़ा के बराबर है, तो वही मैंने लिखा गामा एपरेंट प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा वेसल। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे केस में जो हमारा गामा रियल था वो भी गामा रियल इज़ गोइंग टू रिमेन सेम इन बोथ द केसेस सी, है ना। वाई, बिकॉज द लिक्विड इज सेम, बट गामा एपरेंट इन दिस केस इज गामा 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा 2 लिख दूंगा मैं। अल्फ़ा 2 लिखिए या अल्फ़ा बी लिख दीजिए, अल्फ़ा फॉर वेसल बी, है ना, इस तरह की बात। और यही हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का दोनों का LHS सेम है, तो हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों के RHS को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, गामा 1 प्लस 3 अल्फ़ा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गामा 1 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा 2 प्लस 3 अल्फ़ा ऑफ वेसल बी। ठीक है, निकालना ये है तो हम एक एक करके सबको उधर भेजते हैं। तो पहले इस अल्फ़ा 2 को गामा 2 को उधर भेजते हैं हम, तो ये हो जाएगा गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा बी। और अब इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये 3 उधर जाके पूरे को डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। इस 3 को यहाँ से हटाते हैं और ले चलते हैं प्यारे बच्चों इधर, होल डिवाइड बाई 3। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ये तो हमारा अल्फ़ा बी आ गया, पर क्या ऐसे रूप में कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? एक ऑप्शन ये दिख रहा है, पर ये देखिए ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमें। गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस अल्फ़ा, गामा 1 माइनस गामा 2, और यहाँ हमारा क्या है प्लस 3 अल्फ़ा है। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है। सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट मैचिंग। व्हाट एल्स डू वी हैव? ये देखिए ये वाला ऑप्शन। इस हिसाब से अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को? आइए देखते हैं, तोड़ दीजिए उसको 2 पार्ट में। तो इसको मैं एक टर्म ले लेता हूँ, इसको एक टर्म लेता हूँ, 3 को दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 और ये 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ वेसल बी। 3 3 कट जाएगा और देखिए वही आ गया जो हमारा ऑप्शन था, यानी अल्फ़ा बी हमारा क्या आ गया, गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 माइनस अल्फ़ा। और ये देखिए चौथा ऑप्शन ऐसा ही है ना। एक मिनट, माइनस मैंने कैसे लिख दिया भाई, यहाँ तो प्लस साइन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए तो यहाँ तो प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस है। ठीक है, ओके, सो वी फाइनली गॉट द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। याद रखिए जब भी अलग अलग वेसल्स की बात करेंगे पर लिक्विड सेम होगा, तो आप जब तक लिक्विड सेम है तब तक गामा रियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और फिर आप आराम से इक्वेशंस को इक्वेट करके जो भी हमें निकालना है वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलिए आप कॉपी कर लीजिए, पहले तो ये आप कॉपी कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स ये कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे।
तो अब हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल, और ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से एक है। हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में ना समझ आए, तो कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आप कोशिश करें समझने की। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस लिखना भूल गया मैं वहाँ पे। आइडियल गैस डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। एन आइडियल गैस इज़ एक्सपैंडिंग सच दैट PT स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PT स्क्वायर यानी प्रेशर इंटू टेम्परेचर का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है। आगे बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। तो बताइए कि उस गैस का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा। हमें पता है कि गैस के दो टाइप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी। ठीक है, और इसी को अगर हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें तो डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर स्मॉल चेंज है तो dv अपॉन v इंटू dt, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। और यही चीज़ बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है PT स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट के जगह पर हम k लिख देते हैं। बार बार इतना लंबा कांस्टेंट कौन लिखे, तो इसलिए मैं k लिख देता हूँ। PT स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये हमें दिया हुआ है। और हमें कहीं ना कहीं ये निकालना है, यानी हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप चाहिए होगा, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर यहाँ तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये आइडियल गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आइडियल गैस। तो हमें पता है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए PV इज़ इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो यहाँ से P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन V। तो हमें जो यहाँ पे P दिख रहा है, इस P के जगह पर हम पुट कर सकते हैं nRT अपॉन वॉल्यूम इंटू T का स्क्वायर इज़ इक्वल टू K, ऐसा लिख सकते हैं हम। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये T स्क्वायर T से मल्टीप्लाई होकर T क्यूब बन जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ nRT क्यूब, और ये वॉल्यूम को उधर मैं भेज के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा K इंटू V। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं करना चाहूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्या करना चाहूँगा मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ द साइड्स डिफरेंशिएट करूँगा, कैसे डिफरेंशिएट करूँगा, देखिए ये चीज़ें तो कांस्टेंट हैं और ये K भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी T इज़ अ फंक्शन ऑफ V। आप ध्यान से देखिए, T इज़ अ फंक्शन ऑफ V, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम इस पूरे इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स तो बाहर आ जाएंगे, यानी n और r बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा d/dv ऑफ T क्यूब। ठीक है, ये बचेगा हमारा। और उसके बाद RHS में क्या रहेगा, RHS में रहेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर K बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/dv ऑफ v, ये हमारा RHS में हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो NR वैसी के वैसी रहेगा, और देखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो अजीब सी बात है ना। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो पहले 3T स्क्वायर आप लिख दीजिए, और यहाँ पे एक टर्म dt अपॉन dv बच जाएगा। ये क्यों बच गया, क्योंकि T को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं V के रिस्पेक्ट में। अगर हमने T को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता तो वो कुछ नहीं बचता, वो 1 हो जाता वो। मगर यहाँ पे वेरिएबल T है और हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हालांकि RHS में देखिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। RHS में d/dv ऑफ v, मतलब वेरिएबल v है और हम v के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो वो गायब हो जाएगा वहाँ से, यानी वो सिंपली RHS में K बचेगा।
पर LHS में ऐसा नहीं होगा। LHS में क्या होगा कि वेरिएबल t है लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए वो फार्मूला तो लगेगा, लेकिन फार्मूला लगने के बाद ये इतनी चीज़ वापस से आपको लिखनी पड़ जाएगी, ये एक चीज़ बच जाएगी वहाँ पे। तो चलिए इसको फिर फर्दर देखते हैं हम कैसे इसको लिख सकते हैं। ये dv को मैं उधर भेज देता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ nr3t² इंटू dt इज़ इक्वल टू k इंटू डी। इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, हमें dv/dt चाहिए और साथ में एक v भी चाहिए ना नीचे में, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2। और हम क्या करते हैं 2/1 कर देते हैं, 2/1। तो देखो 1 को क्यों ला रहे हैं बीच में, क्योंकि 1 से हमें ये वाला v मिलना है ना, इसीलिए हम 1 को बीच में ला रहे हैं। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ dt और dv है, v नहीं है, हमें v भी चाहिए। dv और dt के साथ साथ हमें v भी चाहिए वहाँ पे, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 को भी शामिल करना पड़ेगा हमें। तो हम करेंगे 2/1। तो आइए करते हैं हम 2/1 क्या मिलेगा। पहले मैं 2 लिखता हूँ, nr3t² dt, nr3t² dt इज़ इक्वल टू RHS में हमारा क्या है k dv है, तो ये लिख दिया मैंने k dv। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, nrt³ इक्वल टू kv, तो nrt³ इज़ इक्वल टू kv, ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, आइए देखते हैं क्या क्या। nr कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे k कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे t² पूरा का पूरा चला जाएगा, नीचे बस एक t बचेगा, और यहाँ पे एक 3 बचेगा। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। तो इधर 3/t छोड़ देता हूँ, और ये जो dt है इसको उधर ले चलते हैं नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख रहा हूँ 3/t इज़ इक्वल टू dv/v, और उधर से dt आया तो ये ऐसा हो गया, और यही तो हमारा गामा है। देखिए ना dv/v dt, ये देखिए dv/v dt, यही तो हमारा गामा है। तो यानी कि गामा हमारा क्या आ गया अल्टीमेटली, तो अगर आप ध्यान से देखें तो गामा हमारा आ चुका है 3/t। गामा इज़ दिस विच इज़ नथिंग बट दिस 3/t। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है 3/t। यही है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस, है ना। तो एक रिलेशनशिप तो उसने ये दिया हुआ था, और दूसरा हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया और फिर डिफरेंशिएट किया और रेशियो निकाला। दी एंड डियर स्टूडेंट्स, है ना। इतना सा बस काम करना था हमें। आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉज करके पहले ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम ले रहे हैं अगला सवाल, और ये जितने क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये सब थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं ना, तो थोड़ी तकलीफ़ तो आपको हो सकती है, पर कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये समझाने की। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रॉड इंक्रीजेस फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया डेल्टा T से, है ना। तो एक रॉड जो था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो गया I टू I प्लस डेल्टा I, तो डेल्टा I से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। So if alpha be the coefficient of linear expansion, if alpha be the coefficient of linear expansion of the rod, then the value of delta I/I is, ठीक है। तो अगर alpha coefficient of linear expansion of the rod है तो बताइए कि value of delta I/I क्या होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि जब किसी रॉड को हम हीट करते हैं क्या होता है उसके साथ, वो एक्सपांड होता है। और मान लीजिए अगर वो थिन रॉड है, वो कैसा रॉड है, थिन रॉड है। तो अगर वो थिन रॉड है तो उसमें जो एक्सपांशन होगा वो किस चीज़ का एक्सपांशन होगा, लेंथ का एक्सपांशन होगा। हमने 3 टाइप के एक्सपांशन पढ़े थे,
लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जनरली जब भी रॉड का जिक्र आता है तो रॉड मतलब हम थिन रॉड मानते हैं, 1D ऑब्जेक्ट मानते हैं उसको, तो इसकी लेंथ में बदलाव आएगा, इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो लेंथ बड़ी हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा हो जाएगा। तो मास को क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मास को क्या होगा, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर पहले वो रॉड 2 किलो का था, उसको हीट किया, वो एक्सपांड हो गया, तो भी वो 2 किलो का ही रहेगा। देखिए उसका वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घट गई, पर मास वही का वही रहेगा। मतलब पहले अगर उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स थे तो एक्सपांड होने के बाद भी 1000 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे ना। ऐसा कोई उसका टुकड़ा टूट के कहीं भाग जाएगा क्या? नहीं, मास विल रिमेन कांस्टेंट एक्सपांशन में। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि अगर हम किसी रॉड की बात करते हैं तो इस वाले एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो होता है m/L²/12। ये होता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर मैं मास को कांस्टेंट बोल दूं, ये 12 भी कांस्टेंट है, स्मॉल चेंजेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं? द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। और ये जो लेंथ में बदलाव आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा L/L है वहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा डेल्टा टी। हमको पता है डेल्टा L/L क्या होता है। देखिए हमने ये पढ़ा था ना कि अल्फ़ा क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से डेल्टा L/L क्या होगा? अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी होगा। तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया, डेल्टा L/L की जगह पर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, तो दैट्स इट। देयरफॉर हमारा आंसर आ गया है कि देयरफॉर डेल्टा I/I हमारा क्या आ गया? डेल्टा I/I इज़ नथिंग बट 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। आइए ऑप्शन देखते हैं। 2 अल्फ़ा डेल्टा टी पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप ये कॉपी कर लें स्टूडेंट्स। कर लिया कॉपी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो काफ़ी ट्रिकी सवाल है, काफ़ी ट्रिकी है ये। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कहीं भी इसका सल्यूशन ढूंढ लीजिए, आप कहीं भी गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, जो करना है कीजिए, जितनी किताबें देखना है देखिए, आपको इसका अच्छा सल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने ये हर जगह चेक किया हुआ है और कहीं भी इसका अच्छा सल्यूशन अवेलेबल नहीं है। मैं आपको इसका एक डिसेंट सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आए। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ये सवाल पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इस सवाल को, और उसके बाद मेरा सल्यूशन देखिए। मैं भी सवाल पढ़ता हूँ आपके साथ, आइए। तो इसमें क्या बोला है? अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स कंटेन्स अ कॉलम ऑफ लिक्विड। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ओपन एट बोथ एंड्स है, कंटेन्स अ कॉलम ऑफ लिक्विड। ठीक है, फिर आगे इसने बोला है कि द लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये जो भी लिक्विड कॉलम लिया गया है उसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही है टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन उस लिक्विड कॉलम की लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट गामा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड एंड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द ट्यूब। तो फिर बताइए कि गामा और अल्फ़ा का सही रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? गामा इक्वल टू अल्फ़ा होना चाहिए, गामा इक्वल टू 2 अल्फ़ा होना चाहिए, एंड सो ऑन। ऐसे 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए। तो पहले तो कंडीशन क्या है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि हमें एक ट्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्यूब मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यूनिफॉर्म ट्यूब है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है। और इसके अंदर एक लिक्विड का कॉलम है, तो लिक्विड कॉलम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये लिक्विड कॉलम है, तो दिस इज़ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, इतने पोर्शन में, और इसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है,
तो इस लेंथ को मैं क्या बोल दूँ, चलिए L बोल देता हूँ इस लेंथ को, या L0 बोल देता हूँ, ठीक है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसको हीट किया जा रहा है, मतलब इस पूरे सेटअप को हम हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड भी हीट होगा, और लिक्विड के साथ साथ ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब भी हीट हो जाएगा। दोनों एक्सपांड होने चाहिए, है ना। हाँ, वो बात और है कि किस लिक्विड में एक्सपांशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, सॉलिड में थोड़ा, ये जो ट्यूब है उसमें थोड़ा कम हो सकता है, पर एक्सपांड तो दोनों ही होंगे, ठीक है। पर वो चाहता है कि मटेरियल्स ऐसे चूज़ किए जाएं और कुछ ऐसी कंडीशन हो कि द लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर तो बढ़े, एक्सपांशन भी हो, लेकिन लेंथ लिक्विड कॉलम का बढ़ना नहीं चाहिए, लिक्विड कॉलम का लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए। अजीब बात है। अब ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? देखिए, हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने वेसल के केस में पढ़ा था कि अगर हम कोई वेसल लेते हैं, उसमें हम कोई लिक्विड लेते हैं, और लिक्विड का जो एक्सपेंशन का वॉल्यूम कोएफिशिएंट है वो गामा है, और जो वेसल है उसका अगर अल्फ़ा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे अगर गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो जाएगा तो लिक्विड के लेवल में ना ही राइज आएगा ना ही फॉल, यानी जितने से लिक्विड ऊपर जाना चाहेगा उतने से ही वेसल एक्सपांड हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसके लेवल में ना ही राइज होगा ना ही फॉल होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए डिस्टेंस कि ये जो कंडीशन थी गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा वाली, ये तब के लिए थी जब ये वर्टिकल अरेंजमेंट था ना, यानी यहाँ ग्रेविटी भी अपना रोल निभा रही थी, है ना। ये ओपन था एक एंड पे, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी। वेसल जब एक्सपांड हो रहा था तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी, है ना। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी का कोई ख़ास रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सिमिलर नहीं है, इस बात को पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर इस तरह की कंडीशन होती तब तो गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा वाली कंडीशन हम डायरेक्टली लगा देते लेवल के सेम रहने के लिए, पर यहाँ पे ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे मामला कुछ अलग होगा। तो पहले तो ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब बच्चों आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको हीट भी करें और ये लिक्विड कॉलम का लेंथ चेंज भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, हीट करने से लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, पर क्या हो अगर हम वॉल्यूम बढ़ने दें लिक्विड का, और वो कुछ इस तरह से बढ़ने दें कि अगर मान लीजिए मैं ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दूं, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ट्यूब का, तो मान लीजिए कि ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो गया, यानी मैं इस तरह से दिखा देता हूं, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया हमने हीट करने पे ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया इस तरह से। तो क्या होगा, तो होगा ये कि लिक्विड जब एक्सपांड करेगा तो लिक्विड के पास कौन सी जगह है फैल जाने के लिए, लिक्विड एक्सपांड करके अभी यहाँ आ सकता है, और ऐसे केस में क्या होगा कि लिक्विड एक्सपांड भी हो जा रहा है और उसकी लेंथ भी बढ़ नहीं रही है। यही तो हमको अचीव करना था ना, लेंथ ऑफ दिस लिक्विड कॉलम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड एक्सपांड तो हो रहा है, उसके वॉल्यूम में एक्सपांशन आ रहा है, लेकिन वो एक्सपांशन किस तरह से, थिकनेस के अलॉन्ग आ रहा है, लेंथ के अलॉन्ग नहीं आ रहा। तो जितना भी लिक्विड एक्सपांड होना चाहता है हम उसको एक्सपांड होने देंगे, लेकिन थिकनेस के अलॉन्ग, ना कि लेंथ के अलॉन्ग। तो देखिए, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, यानी लिक्विड एक्सपांड भी हो गया पर लेंथ भी नहीं बढ़ने दी हमने। हाँ जी, तो लेंथ बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं, अगर ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए तो, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ डिस्टेंस इस तरह से कि अगर डेल्टा वी लिक्विड, यानी लिक्विड का जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम आया हीट करने की वजह से,
वो इक्वल हो जाए डेल्टा वी ऑफ ट्यूब के, यानी जितने से लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है ट्यूब का वॉल्यूम भी उतने से ही बढ़ जाए तो मेकअप हो जाएगा, है ना। तो हम लेंथ बढ़ने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर लिक्विड के जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हमको पता है कि डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी का जनरल फार्मूला क्या होता है, V1 गामा डेल्टा टी, है ना, यही फार्मूला होता है जनरल, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओरिजिनल वॉल्यूम, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है लिक्विड कॉलम का उसको मैं फ़िलहाल V0 लिखता हूँ, V0 गामा, और मान लीजिए डेल्टा टी से हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज़ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। व्हाट अबाउट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब? अब ट्यूब के वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया के बढ़ने की वजह से आ रहा है। ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ट्यूब की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, ट्यूब का सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। तो ट्यूब का जो वॉल्यूम चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया का चेंज है इनटू L0। मतलब मैं ट्यूब का सिर्फ इतना हिस्सा ले रहा हूँ, तो इतना हिस्सा लूँगा तो लेंथ तो मैं यही यूज़ करूँगा L0। तो ट्यूब का सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेंथ के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब अगली स्टेप मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V0 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ A0 इंटू एल, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, A0 इंटू एल इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। अभी हमको पता है कि चेंज इन एरिया जो होता है वो क्या होता है, A1 बीटा डेल्टा टी होता है। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं A1 यानी ओरिजिनल एरिया, डेल्टा ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ बीटा, बीटा को हम 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, है ना। तो बीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 अल्फ़ा लिख रहा हूँ आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए, ठीक है। और तो ये हो गया डेल्टा ए के लिए A1 बीटा डेल्टा टी इंटू L0, है ना, यहाँ भी L0 है, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये A0 L0 A0 L0 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा, बस क्या बचा लास्ट में, गामा बचा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, गामा इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस, 2 अल्फ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली लिक्विड का जितने से वॉल्यूम बढ़ रहा है ट्यूब का वॉल्यूम भी उतने से ही बढ़ना चाहिए, पर ट्यूब का वॉल्यूम किसके वजह से बढ़ रहा है, उसके एरिया के चेंज की वजह से ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है। बाकी हमने सिर्फ उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं फार्मूला में, ठीक है, और फार्मूला में हमने बीटा के जगह पर 2 अल्फ़ा रखा, है ना। सॉलिड के लिए बीटा क्या होता है ना, हाँ जी, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गामा इज़ 1:2:3, ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं होता। ये जो गामा है ये किसका गामा है, ये लिक्विड का गामा है। यहाँ पे आप 3 अल्फ़ा नहीं रख सकते, यहाँ पे आप गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लिक्विड का गामा है। ये जो गामा है ये किसका गामा है, ये लिक्विड का गामा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये जो बीटा है, ये जो बीटा मैंने यहाँ लिखा है, ये बीटा किसका बीटा है, सॉलिड का बीटा है। तो सॉलिड के बीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉलिड्स के लिए अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गामा इज़ 1:2:3। एंड द फाइनल रिजल्ट वी गॉट इज़ अल्फ़ा गामा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, और कुछ बच्चों को हो सकता है ना भी समझ में आए, तो ज़्यादा लोड मत लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, है ना। और कुछ अगर नहीं कोई स्टेप समझ में आती है तो आप मुझसे डाउट्स में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।